टाइगर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, सरकार ने तीसरी बार चीन के मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। केंद्र ने बुधवार को मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। अकेले भारत में पबजी को 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इन ऐप्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है और इनमें सबसे बड़ा नाम पबजी मोबाइल का है। इस गेम के लाइट वर्जन को भी भारत में ब्लॉक किया गया है। केवल पबजी ही नहीं, लूडो ऑल स्टार और लूडो वर्ल्ड, लूडो सुपरस्टार जैसे ऐप्स भी लिस्ट में शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इन ऐप्स से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। गलवान में भारत चीन सैनिकों की झड़प के बाद ही पहली बार सरकार ने यही कारण बताते हुए 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। दूसरी बड़ी खबर, भारतीय सेना पूरे एलएसी में उन जगहों को भी भरने की कोशिश कर रही है जहां पर अंदेशा है कि चीन की तरफ से कब्जे की कोशिश की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया की तरफ भी अपनी तैनाती में कुछ इस तरह बदलाव किए हैं जिससे स्थिति ज्यादा मजबूत हो। यहां मई में चीनी सैनिक फिंगर 4 तक आ गए थे और डिसएंगेजमेंट की बातचीत के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में वो फिंगर 4 के बेस से फिंगर 5 तक वापस तो गए, लेकिन फिंगर 4 की चोटी पर अब भी मौजूद हैं। तीसरी बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने बुधवार को रूस रवाना हुए थे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब संगठन के दो प्रमुख सदस्य भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 4 सितंबर को होने वाली एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राजनाथ सिंह अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु और कई दूसरे शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत करेंगे। सूत्रों की माने तो इस दौरान राजनाथ सिंह का चीनी समकक्ष से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। बैठक में चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री परवेज खटक भी हिस्सा ले रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, 14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में कोरोना की वजह से प्रश्नकाल नहीं होगा। सांसद प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश नहीं कर सकेंगे। इसके बाद प्रश्नकाल को लेकर सियासी घमासान मच गया है। संसद के अंतिम बजट सत्र को कोरोना की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा था। नियमों के मुताबिक पिछले सत्र से 6 महीने के अंदर अगला सत्र बुलाना जरूरी होता है। मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। लोकसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे और राज्यसभा 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि संसद के कामकाज के घंटे उतने ही हैं तो फिर प्रश्नकाल क्यों रद्द किया। कांग्रेस के शशि थरूर बोले, हमें सुरक्षित रखने के नाम पर इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। पांचवी बड़ी खबर बिहार से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम 3 सितंबर को एनडीए में शामिल हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। राज्यसभा में बिहार की सीट खाली होते ही मांझी को जेडीयू कोटे से टिकट मिल सकता है। सीट शेयरिंग के समय हम को 8 से 10 सीट देने पर बात बनी है। हम के कुछ नेता जेडीयू के सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये महागठबंधन को बड़ा झटका माना जा रहा है। पिछले महीने ही हमने महागठबंधन का साथ छोड़ा था। छठी बड़ी खबर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक हाई प्रोफाइल लव जिहाद मामले में भगोड़े विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक और पाकिस्तानी मूल के और 2 कट्टरपंथियों को आरोपी बनाया है। यह मामला चेन्नई के एक बिजनेसमैन की बेटी और बांग्लादेश के एक बड़े राजनेता के बेटे से जुड़ा हुआ है। ये नेता पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का है। एनआईए इंडियन बिजनेसमैन की बेटी और बांग्लादेशी राजनेता के बेटे की लंदन में हुई शादी की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जाकिर नाइक और अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के 2 कट्टरपंथी उपदेशक यासिर कादी और नौमान अली खान को आरोपी बनाया गया है। लड़की के पिता ने मई में चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उनकी बेटी लंदन में पढ़ रही थी। वहां वो एक कट्टरपंथी के संपर्क में आ गई। उसे इस्लाम धर्म मानने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद उसका अपहरण करके जबरन बांग्लादेश ले जाया गया। सातवीं बड़ी खबर, मुकेश अंबानी के जुड़वा बच्चों ईशा और आकाश अंबानी से जुड़ी हुई है जिन्हें फॉर्च्यून के अंडर 40 की लिस्ट में जगह मिली है। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में फॉर्च्यून ने लिस्ट जारी की है। हर कैटेगरी में दुनिया की 40 हस्तियों को शामिल किया गया है जिनकी उम्र 40 से कम है। ईशा और आकाश अंबानी का नाम टेक्नोलॉजी कैटेगरी में शुमार है।
फॉर्च्यून के मुताबिक ईशा और आकाश ने जियो को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन दोनों ने ही फेसबुक के साथ 9.99% हिस्सेदारी के लिए $5.7 बिलियन की मेगा डील को पूरा किया। गूगल, क्वालकॉम और इंटेल जैसी कंपनियों को रिलायंस के साथ जोड़ने और उनसे निवेश हासिल करने का काम भी इन्हीं की लीडरशिप में पूरा हुआ। जियो मार्ट को लॉन्च करने में आकाश और ईशा की भूमिका की भी फॉर्च्यून ने तारीफ की है। 8वीं बड़ी खबर, मारुति सुजुकी की छोटी कार एल्टो भारत में सबसे कामयाब कारों में से एक है। अब जापान की कार कंपनी सुजुकी ने घरेलू मार्केट के लिए नेक्स्ट जनरेशन एल्टो और वेटारा एसयूवी पर काम करना शुरू कर दिया है। मौजूदा मॉडल को दिसंबर 2014 में पेश किया गया था। बेस्ट कार वेब की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन सुजुकी ऑल्टो एक लाइट वेट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। 9वीं जनरेशन वाली सुजुकी ऑल्टो में नया 658 सीसी का इंजन होगा। इसके अलावा कंपनी एल्टो हैचबैक के स्पोर्टी वर्जन पर भी काम कर रही है। इसे अक्टूबर 2021 में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट जनरेशन सुजुकी ऑल्टो स्पोर्ट्स मॉडल में टर्बोचार्ज्ड इंजन होगा। साथ ही ये नए इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ आएगी। 9वीं बड़ी खबर, सुशांत सिंह के परिवार की ओर से उनके वकील विकास सिंह ने मीडिया को बताया कि सुशांत की हालत रिया चक्रवर्ती के उनकी लाइफ में आने के बाद ही बिगड़ी थी। मीडिया में उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर एक कैंपेन चलाया गया। साथ ही ये भी बताया कि परिवार के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सब गलत हैं। विकास सिंह ने बताया कि सुशांत की मानसिक स्थिति 2019 तक ठीक थी, लेकिन रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। मानसिक तनाव के लिए रिया जिम्मेदार है। 10वीं बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिंदू समुदाय के 20 लाख से ज्यादा सदस्य ट्रंप कार्ड बन गए हैं। जी हां, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विपक्षी उम्मीदवार जो बाइडेन हिंदुओं को लुभाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बाइडेन ने तो बाकायदा हिंदुओं के लिए हिंदू अमेरिकन फॉर बाइडेन अभियान चलाने का ऐलान किया। बाइडेन ने हिंदुओं से घृणा अपराध समेत उनकी अन्य समस्याओं को सुलझाने का वादा भी किया। अमेरिका में ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार धार्मिक अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं को अपने पाले में करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हों। इससे अमेरिका में हिंदुओं के बढ़ते राजनीतिक महत्व का संकेत मिलता है। हिंदू धर्म अमेरिका में चौथा सबसे बड़ा धर्म है, जो 2016 में अमेरिकी आबादी का 1% है। 11वीं बड़ी खबर, लद्दाख, साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान को लेकर उलझे चीन को अमेरिका कड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। चीन के हालिया मिसाइल परीक्षण के जवाब में अमेरिका ने वॉशिंगटन से बीजिंग तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल मिनट मैन का टेस्ट किया है। इस मिसाइल से अमेरिका जब चाहे तब चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। मिनट मैन मिसाइल की गिनती अमेरिका के उन चुनिंदा हथियारों में होती है जो युद्ध का पासा कभी भी पलट सकते हैं। बताया जाता है कि अगर इसके न्यूक्लियर वॉरहेड को हल्का कर दें तो ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। आपको बता दें कि 27 अगस्त की सुबह चीन ने 4 मिसाइल्स का टेस्ट किया था। ये चारों मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें थी। 12वीं बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अमेरिकी ब्लॉगर सिंथिया डी रिची को 15 दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तानी आंतरिक मंत्रालय ने सिंथिया की वीजा अवधि बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। इसी साल जून में सिंथिया ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ बेनजीर भुट्टो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भी केस दायर किया गया था। तभी से विपक्षी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंथिया के खिलाफ अभियान चला रही थी। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।